बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का कल इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पीपीए है और इससे पहले केमिस्ट्री के पीपीए की प्रिपरेशन के लिए मेजर एक्सपेरिमेंट्स की एक वीडियो, एक सॉल्ट एनालिसिस की और मॉडल पेपर के सोल्यूशन की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो माइनर प्रैक्टिकल्स हैं वो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, सारे कवर कर लेंगे। लेकिन उनको कवर करने से पहले एक क्वेश्चन जो आपका बार बार आ रहा है वो है जो सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट है उससे मुतालिक है कि आपने कुछ प्रैक्टिकल नोटबुक्स या पीपीए की नोटबुक्स में देखा बहुत सारे टेस्ट हैं, तो हमने कौन कौन से टेस्ट याद करने हैं। देखिए, मैंने अपनी वीडियो में जो मेथड, जो टेस्ट मैंने फॉलो किए हैं वो ये SLOs हैं, इनको देखते हुए किए हैं। सिर्फ इन SLOs से रिलेटेड जो टेस्ट है मैंने उस वीडियो में वो इंक्लूड किए हैं। और मुझे यही लगता है कि पेपर जो बनेगा वो SLOs को देख के बनेगा, प्रैक्टिकल नोटबुक्स को देख कर नहीं बनेगा। असल में जो नोटबुक्स है ना, वो पिछले साल या उससे पिछले सालों की जो नोटबुक्स पहले होती थी जिनमें पूरी सॉल्ट स्कीम होती थी, वो सॉल्ट स्कीम एज इट इज़ वो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी है। इस दफ़ा की जो वर्कबुक्स हैं उनमें उन्होंने SLOs को देख के नहीं किया। लेकिन बहरहाल आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो, और उसके बाद आपने जो बाकी वेट टेस्ट है ना, अगर एहतियातन आपने वेट टेस्ट को करना ही है, बल्कि मैं आपको एक पिछले साल का पास्ट पेपर भी ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये लास्ट ईयर जो है ना इस किस्म का सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आया था। अब इसमें उन्होंने लिखा एक्सपेरिमेंट और बता दिया एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ये बताता हूँ कौन सा है, और उसका आगे ऑब्जर्वेशन आपने इन्फेरेंस बताना था। और एक में उन्होंने एक्सपेरिमेंट या एक कन्फर्मेटरी टेस्ट आपसे पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है वो इस दफ़ा ना आ जाए, एहतियातन मैं आपको एक एक या दो और वेट टेस्ट भी बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम अभी माइनर को ही देखते हैं। तो ये, और दूसरा कैलकुलेशन में एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे कि आपने बड़ा वो मुश्किल मेथड जो वो किया है और आप आसान फार्मूला से भी कर सकते थे, उसकी भी रीज़न बताऊँगा, लेकिन अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ माइनर पे ही रहते हैं। तो माइनर प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले माइनर प्रैक्टिकल्स जो हैं उनकी लिस्ट जो है ये आपके सामने है, और लिस्ट में जो पहला प्रैक्टिकल है वो है प्रिपेयर आयोडोफोम यूजिंग एथेनॉल एंड नेम ऑफ रीजेंट लैबोरेटरीज एंड केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, क्लियरली लिखती है। तो आप बार बार पूछ रहे हैं ना प्रोसीजर याद करना है नहीं करना। माइनर में जिसका बता रहा हूँ इसका प्रोसीजर भी याद कर रहे हैं, प्रोसीजर भी ध्यान में रखना है पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं, रिएजेंट्स यानी अपरेटस कौन सा यूज़ हो रहा है, और केमिकल इक्वेशन लाजमी याद रखनी। ठीक है, अब ये इसकी मैं पूरी सारा कुछ सारी डिटेल बताता हूँ अभी आपको, और सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा, तो नोट डाउन कर दीजिएगा साथ साथ। अच्छा जी, प्रिपेयर आयोडोफोम उन्होंने क्लियरली कह दिया एथेनॉल से, तो एथेनॉल से ही बनाना है हमने। और आयोडीन को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एल के लिए, इस वजह से। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट बाय परफॉर्मिंग द आयोडोफोम टेस्ट, ये साथ हम फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले ये होता है जी आयोडोफोम, ये आपको येलो कलर का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर इस डिश के अंदर नज़र आ रहा है, जो ये होता है आयोडोफोम। अब इसको हमने प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं, केमिकल इक्वेशन नोट डाउन करनी है। तो ये नीचे देखें, केमिकल इक्वेशन में लिख दिया कि ये है जब एथेनॉल आयोडीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो आयोडोफोम बनता है। आयोडोफोम का दूसरा नाम होता है ट्राई आयोडोमीथेन, भी इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। ठीक है, और उसके साथ सोडियम आयोडाइड भी बन रहा है, और उसके साथ वाटर भी बन रहा है, और उसके साथ ये सॉल्ट भी साथ बन रहा है। लेकिन हम इसका कलर देखकर हम इन्फेरेंस करेंगे कि आयोडोफोम बन गया या नहीं बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रोसीजर क्या है। आपने सबसे पहले ये, अच्छा, दो तरीके से हो सकता है, ये दोनों तरीके भी बताता हूँ आपको। पहला तरीका ये है कि आप एथेनॉल ले लें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक बीकर के अंदर ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा। देन यू ऐड आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप वाइज। अब आयोडीन का जो कलर है ना, ठीक है, वो कलर आयोडीन का अपना कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। ठीक है, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको शेक करते जाना है, ड्रॉप वाइज आयोडीन ऐड करते जाना है, और साथ फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, और तब तक उसको आपने शेक करना है जब तक ये ब्राउन कलर आयोडीन का डिसअपेयर ना हो जाए। तो पहले आयोडीन का ब्राउन कलर आएगा जैसे आयोडीन डालेंगे, आयोडीन के पोटेशियम आयोडाइड के आप ड्रॉप्स डालेंगे, उसके बाद NaOH डाल के इसको हीट या वार्म करेंगे, और तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक इसको वार्म करेंगे। फिर क्या होगा, येलो कलर के क्रिस्टल्स जो हैं वो अपेयर होने जाएंगे, यानी येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। और जब वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो हम कहेंगे आयोडोफोम जो है वो हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। और उसके बाद आपने इसको कूल डाउन करके लाजमी फ़िल्टर आउट कर लेना है, और फिर उस प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे, और फिर रिक्रिस्टलाइज करके आप निकाल लेंगे उसमें से आयोडोफोम। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका ये है कि आप पहले डिस्टिल्ड वाटर एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लें, राउंड बॉटम फ्लास्क लें, और उसके अंदर आप पानी ले लें और उसके अंदर पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें।
यानी पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लें। तो यहाँ पहले मैंने क्या कहा था, एथेनॉल पहले ले लें। ये भी हो सकता है कि पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक हो क्या। उसके बाद उसको आप हीट कर लें, उसी सोल्यूशन को हीट कर लें, और हीट इसका तकरीबन 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक तकरीबन टेम्परेचर आपने इसका लेकर जाना है। फिर इसके अंदर आप एल्कोहल डाल दें, एथेनॉल डाल दें। हीट करने के बाद एथेनॉल डालें, ठीक है। और फिर एथेनॉल डालने के बाद इसमें क्रिस्टल्स डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के क्रिस्टल्स डालते हैं, ठीक है। या आप उसमें सॉलिड आयोडीन भी डाल सकते हैं, आयोडीन सॉलिड डाल दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, उस आयोडीन का कलर हो जाएगा अगेन ब्राउन। आप इसको हीट आपने किया हुआ, आप आहिस्ता आहिस्ता शेक करेंगे तो वो जो ब्राउन कलर है अगेन वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप जारी रखेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद शेकिंग के बाद वही अगेन येलो कलर के जो क्रिस्टल्स हैं वो पेयर हो, प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो पेयर हो जाएंगे। जब येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपके बनना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसको फ़िल्टर आउट करना है। फ़िल्टर आउट करने के बाद आपने इसको रिक्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, या फ़िल्टर आउट करने के बाद आप इसको वॉश करके रिक्रिस्टलाइज कर लें, और फिर वहाँ से आप आयोडोफोम जो है वो अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ये भी काफ़ी है, और जो प्रोसीजर दूसरा मैंने बता दिया दोनों ठीक है। यानी कुछ बुक्स में आपको ये वाला मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको ये वाला मिलेगा, दोनों ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद रीएजेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रीएजेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, तो अभी मैं वैसे बता चुका हूँ रीएजेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले तो एथेनॉल है, ये रीएजेंट रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। एथेनॉल के बाद आपको आयोडीन क्रिस्टल्स या सॉलिड आयोडीन, सॉरी क्रिस्टल्स आयोडीन रिक्वायर्ड है, ये सोडियम आयोडाइड, आयोडीन लिख लेते हैं, आयोडीन रिक्वायर्ड है आपको I2, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके हो गए रीएजेंट्स, ठीक हो क्या। अब आपको बाकी अपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो अपरेटस में से बता दो, राउंड बॉटम फ्लास्क, बीकर, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको बीकर रिक्वायर्ड है, सॉरी बीकर लिख दिया, बीकर, स्टैंड, और हीटिंग फिल्टर पेपर रिक्वायर है, और हीटिंग का सोर्स रिक्वायर है, ठीक है। बंसन बर्नर लिख दें, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। फनल भी रिक्वायर्ड है, फनल भी लिख दें साथ, तो ये काफ़ी हो जाएगी। अब आपको रीएजेंट अपरेटस क्लियरली वहाँ पे प्रैक्टिकल का जहाँ लिखा हुआ है वहाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। राइट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन, ये मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के दे दी, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बैलेंस इट, ये बैलेंस हुई हुई है, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। आसान है, एथेनॉल, आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आगे बन रहा है आपका आयोडोफोम बन रहा है, सोडियम आयोडाइड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और साथ वाटर बन रहा है, ठीक है, सोडियम एसीटेट। अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वो मैंने बता दिया आपको, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। फिर है जी नेक्स्ट, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप बताना है आपने, वहाँ वैसे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट में लिखा हुआ था, लेकिन अगर ये पूछ ही लिया गया तो मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है इसके अंदर, तो मिथाइल कीटोन ग्रुप ये प्रेजेंट होता है, और ये होता है CH3CO माइनस, ठीक है जी। तो अब इसमें अपरेटस रिक्वायर्ड प्रोसीजर सब कुछ मैंने आपको इक्वेशन सब कुछ बता दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आप एज इट इज़ ये देख लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें पूरे ही मार्क्स आएंगे आपके। अब चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप बाय यूजिंग द फॉलोइंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। अगेन आपको जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स है ना उसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से भी मिलेगा ये, और भी टेस्ट मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ लिखे हुए हैं ना हमने वो करने हैं सिर्फ, ठीक है। तो इन्हीं की बेसिस पे हम करेंगे। अच्छा जी, अब एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे पहले इनकी कीटोन की डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं कि अगर कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ ग्रुप्स लगे हुए हों तो ये होता है कीटोन, लेकिन अगर कार्बोनाइल के साथ एक तरफ कोई ग्रुप अटैच हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड होता है। अब आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, दो टेस्ट हैं, एक है फेलिंग सोल्यूशन का और दूसरा है टॉलरेंस रिएजेंट का। दोनों टेस्ट हमने परफॉर्म करने हैं, और मज़े की बात है दोनों में जो पॉजिटिव है वो एक ही रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपरेटस क्या रिक्वायर्ड है। तो टेस्ट ट्यूब्स रिक्वायर होंगे, टेस्ट ट्यूब के स्टैंड्स होंगे, ड्रॉपर, पिपेट, बीकर, वाटर बाथ और टेस्ट ट्यूब होल्डर। और
रीएजेंट्स या केमिकल्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो क्या होंगे, ज़ाहिर है एल्डिहाइड का सैंपल कीटोन का सैंपल होगा। एल्डिहाइड के लिए कोई एथेनॉल ले लेंगे और एसीटोन ले लेते हैं हम कीटोन के लिए, फैलिंग सोल्यूशन ए बी, और उसके बाद टॉलरेंस रीएजेंट भी साथ हो जाएगा और डिस्टिल वाटर भी ले लेंगे। अब ये होते क्या है, पहली बात है जो फेलिंग्स सोल्यूशन है ये क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन असल में दो होते हैं फेलिंग सोल्यूशन, एक फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सोल्यूशन बी होता है, ठीक है। जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है ना, फेलिंग सोल्यूशन ए, ये बेसिकली क्या होता है, एक डीप ब्लू सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर Cu2+ असल में जो आइंस है ना, ये Cu2+ आइंस ने बाद में Cu+1 में कन्वर्ट होना है, अभी बताता हूँ, और उसमें कलर चेंज आना है और वहाँ से हमें पता चल जाना है, ठीक। ये होता है फेलिंग सोल्यूशन ए। और जो फेलिंग सोल्यूशन बी है ये बेसिकली एक सोल्यूशन होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो फेलिंग बी है लिख देता हूँ, ये होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH, इसका सोल्यूशन होता है। और आपने क्या फेलिंग ए यूज़ करना है या फेलिंग बी यूज़ करना है, सबसे पहले आपने ए और बी दोनों सॉल्यूशंस लेकर उनको मिक्सअप करना है। दोनों को मिक्स करने से आपको एक फेलिंग सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब ये बी इसलिए है कि ये बी आपको प्रोवाइड करेगा एक अल्कलाइन मीडियम और टार्ट्रेट आइंस, और ए वाला सॉल्यूशन इसलिए है कि यहाँ से आपको Cu2+ के आइंस मिलेंगे। तो जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्यूप्रिक टार्ट्रेट का। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। अब आपने वो जो फेलिंग का सॉल्यूशन है वो ले लेना है, ठीक हो गया। अब फेलिंग टेस्ट के लिए क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ऑर्गेनिक सैंपल जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो ले लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसमें फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, या पहले से फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को आपने मिक्स किया हुआ है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर डाल देंगे। फिर उसके मिक्स करने के बाद उसको हीट करेंगे वाटर बाथ के अंदर 2 से 3 मिनट्स तक। अब उसके बाद रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करना है। अब रिज़ल्ट क्या होगा, अगर तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो याद रहे मैंने ऊपर क्या बताया था कि डीप ब्लू सोल्यूशन होगा, किस वजह से, कॉपर के आइंस और यहाँ से टार्ट्रेट के आइंस से जो क्यूप्रिक टार्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स होगा उसका डीप ब्लू कलर होगा। अब अगर वो जो डीप ब्लू कलर है, जो डीप ब्लू सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है इनटू ब्रिक रेड, ये याद रख लें, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो कंफर्म हो गया एल्डिहाइड है। तो इसमें रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि डीप ब्लू टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स, डीप ब्लू सोल्यूशन टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स, तो कंफर्म क्या चीज़ होगी, एल्डिहाइड। अगर सोल्यूशन डीप ब्लू ही रहती है तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब है कीटोन प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव रिजल्ट एल्डिहाइड का ही है, नेगेटिव रिजल्ट यानी कलर चेंज नहीं होना तो कीटोन हो गया। अब उसमें केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है नीचे, केमिकल इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अरे सॉरी, ये मेरे ख्याल में उसकी लिख दी है जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, और इसकी इक्वेशन चलो मैं लिख देता हूँ। तो असल में क्या हो रहा है, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड RCHO उसको लिख दें, ये कोई भी एल्डिहाइड होगा, और जो उस डीप ब्लू सोल्यूशन के अंदर कॉपर के आइंस हैं Cu2+ आइंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस एज वेल, ये हो जाएंगे Cu2+ के आइंस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, RCOO- प्लस Cu2O। जो आपका ब्रिक रेड कलर आएगा ना वो इसकी वजह से आएगा, Cu2O की वजह से आएगा। अब असल में हो क्या रहा है कि जो Cu2+ के आइंस हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं इनटू Cu+1, यहाँ हो रही है रिडक्शन, इनकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और सॉरी, जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये है कार्बोक्सिलेट आइन। इट लिख दें कार्बोक्सिलेट आइन, या ये सिंबल लिख दें कार्बोक्सिलेट आइन, ये है कार्बोक्सिलेट आइन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, इक्वेशन भी आपको बता दी, ठीक। और ब्रिक रेड जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये आपकी निशानी है कलर चेंज होने की। नेक्स्ट उसके बाद टेस्ट जो लिखा हुआ है हमारे पास वो है टॉलरेंस
टेस्ट है। तो टॉलेंस टेस्ट में अगेन टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। जो टॉलेंस रिएजेंट है वो क्या होता है, ये कम्प्लेक्स होता है सिल्वर आइंस का इन अमोनिया। इसको बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस। टॉलेंस रिएजेंट के अंदर ये आइन होता है बेसिकली। अच्छा, अब आपने करना ये है कि 2 cm³ लेंगे उस ऑर्गेनिक सैंपल का अगेन टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर उसके अंदर वो टॉलेंस रिएजेंट आप डाल देंगे, उसको वार्म जेंटली करेंगे वाटर बाथ के अंदर, और फिर टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या बनेगा, तो अगर तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है ना, उनकी इनर साइड पे इस तरह का ये सिल्वर कलर का ये मिरर बन जाएगा, सिल्वर मिरर्स को बोलते हैं, ठीक है। मिरर की तरह ऐसे सिल्वर हो जाएगी इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब वॉल। अगर एल्डिहाइड है तो फॉर्मेशन ऑफ अ सिल्वर मिरर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, और अगर ये कीटोन है तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगेन पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि सिल्वर मिरर ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो एल्डिहाइड कंफर्म हो गया, ठीक। नीचे इक्वेशन भी लिख दी मैंने, RCHO + 2AgNH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स साइन जो था वो मैंने आपको बताया ये नेगेटिव होता है, सॉरी, प्लस 3OH माइनस, नहीं ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद AgNH3, और ये जो Ag है ये सिल्वर मिरर है असल में, ठीक है, प्लस 4NH3 and 2H2। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रही है, सिल्वर, ये वॉल्स के ऊपर सिल्वर आ रहा है, बाकी तो गैस और लिक्विड है ना। तो सिल्वर मिरर या ब्लैक प्रेसिपिटेट बनना जो है ये इस चीज़ की निशानी है कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो अब ये टेबल की सूरत में भी देख लें कि फैलेंट सोल्यूशन अगर आप डालें ऑरेंज या ब्रिक रेड का प्रेसिपिटेट बने तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, कीटोन नहीं प्रेजेंस होता है, यानी उसकी रिएक्शन ही नहीं होगा। टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर हो या ब्लैक प्रेसिपिटेट हो तो एल्डिहाइड प्रेजेंस और कीटोन जो है वो एब्सेंट हो गया। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी पता ही आपको, CHO लिख दें, RCHO लिख दें, बस ये काफ़ी है। ये एल्डिहाइड का और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी आप लिख दें इस तरह करके, ये फंक्शनल ग्रुप आपने डिटेक्ट किया है, ठीक हो गया। ये आसान से 2 टेस्ट हैं इससे रिलेटेड। इससे पहले ये डाइनाइट्रो 2,4 DNP का टेस्ट होता था, ये अब आपका है नहीं, इसको छोड़ दें। जो लिखे हुए हैं ये स्किप्स टेस्ट होता था, ये छोड़ दें, जब आपके कोर्स में नहीं है तो फिर करने की क्या ज़रूरत है। ये दोनों हैं, ये मैंने दोनों आपको बता दिए, ठीक हो गया। ये कंप्लीट हो गया वाला प्रैक्टिकल, अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ऐसे हों जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जिनको KMnO4 जो है वो एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो कलर चेंज क्या आएगा। तो सबसे पहले याद रख लें KMnO4 जो है इसका अपना कलर जो है वो डिस्चार्ज होगा, यानी इसका अपना कलर पर्पल होता है। तो पर्पल से अगर कोई ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास टेस्ट ट्यूब वगैरह में मौजूद हुआ और उसमें आपने ऐड किया एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ऐड किया, तो इसका कलर पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। तो अब अगेन अपरेटस रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ड्रॉपर जिसके ज़रिए आप वो ऐड करेंगे, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास रॉड, ये अपरेटस है। और केमिकल क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई एल्कीन हो सकता है या कोई अल्कोहल हो सकता है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल ये होते हैं। पोटाशियम मैंगनेट सोल्यूशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। और फिर ये आसान सा देखें प्रोसीजर है, ये डायग्राम में ही आपको समझ आ जाएगी। आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिफाइड KMnO4 लेना है आपने। इसका कलर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है पर्पल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे इस ड्रॉपर के ज़रिए एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इजीली ऑक्सीडाइजेबल होता है या जो इसको रिड्यूस कर सकता हो, तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। बस ये प्रोसीजर है आपका, ठीक है, और यही रिज़ल्ट है। लेकिन ये आपके जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये प्रैक्टिकल आया है, उसमें एक चीज़ जो पूछी है, एक प्रोसीजर पूछा है, दूसरा ये पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो +7 से +2 हो जाती है। मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 से +2 हो जाती है Mn की। और अभी आगे क्वेश्चंस में मैं इंक्लूड कर दिए वो क्वेश्चंस भी। तो प्रोसीजर यही है जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये नीचे मैंने वर्ड्स में लिख भी दिया है प्रोसीजर सारा, बहुत आसान से ये, मतलब अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो डिसअपीयर हो जाता है और वो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है। ये पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन अगर कलर डिसअपीयर नहीं होता, कलर वैसा ही रहता है, तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर टेस्ट है वो कोई ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, यानी अल्कोहल या अल्कीन कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर अल्कोहल होगा जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है या अल्कीन फंक्शनल ग्रुप जो है C∬C है, तो कलर चेंज हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो आपने डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा किया है वो भी बता दिया मैंने आपको।
इक्वेशन भी मैंने लिख दी। इक्वेशन थोड़ी सी ये बड़ी है इक्वेशन, लेकिन बहरहाल यही है इक्वेशन कि आपने फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल है, अल्कोहल ROH बेशक लिख दें, पूरा फार्मूला ना भी लिखें, प्लस KMnO4 NH2SO4 एसिडिफाइड KMnO4 होने की वजह से है, और ये चूँकि ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडाइज होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। MnSO4 ये सॉल्ट बन गया, साथ K2SO4 ये भी सॉल्ट बन गया, और H2O साथ बन गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो पर्पल कलर का KMnO4 था उसका कलर डिस्चार्ज हो गया और कलरलेस सोल्यूशन बन गया, और उस सोल्यूशन के अंदर असल में क्या चीज़ मौजूद है, Mn+2 के आइंस है। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाइड मैंने आपको बता दिया कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। रिएजेंट रिक्वायर्ड एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट सोल्यूशन होना चाहिए, KMnO4 का एसिडिफाइड सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कलर उसका ओरिजिनल होता है पर्पल, ये भी अभी आपको बता दिया, और पॉजिटिव रिजल्ट होने की सूरत में जो पर्पल कलर है वो चेंज हो जाएगा इनटू कलरलेस। एंड जो कंपाउंड जिससे आप पॉजिटिव रिजल्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं वो अल्कोहल्स या अल्कीन्स हो सकते हैं, ठीक है। और पर्पल कलर क्यों डिसअपेयर होता है कि KMnO4 इज़ रिड्यूस्ड, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस हो जाता है खुद, तो ये रिड्यूस होकर वो MnO4 से उसकी स्टेट चेंज होकर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आइन होता है MnO4-, तो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्पेशली मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, तो आप बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से मैंगनीज की चेंज हो जाती है इनटू +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज का भी आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये मॉडल पेपर में अगेन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने जो सोल्यूशन मॉडल पेपर का दिया था उसमें बता दिया था इसके सोल्यूशन में, तो इस एक्सपेरिमेंट में कोई और ख़ास चीज़ है नहीं है। अब आगे अगले प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है जी, आइडेंटिफाई द फिनोल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको देखते हैं। तो फिनोल सबसे पहले इसेंशली होता क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर OH अटैच हो तो फिनोल बन जाता है। तो अब उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन वाटर का टेस्ट जो है वो सबसे आसान टेस्ट है। तो ब्लड टेस्ट के लिए उसी तरह टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, पिपेट, बीकर, ग्लास रॉड ये है, और फिनोल का सोल्यूशन चाहिए हमें, ब्रोमीन वाटर अब यहाँ पे चाहिए, और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। प्रोसीजर इसका अगेन ये डायग्राम देखेंगे, बहुत आसान, आप अपने वर्ड्स में लिख लेंगे कि आपने सबसे पहले फिनोल का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना, और फिर आपने ड्रॉपर के ज़रिए उसके अंदर ब्रोमीन वाटर जो है वो ड्रॉप वाइज ऐड करना है, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर खुद जो है वो उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और फिर आपने दोनों के मिक्सर को शेक करना है अच्छी तरह, या पहले आप ले लें ब्रोमीन वाटर ले लें और फिर उसमें आप फिनोल ऐड कर दें, दोनों बातें ठीक हैं। तो उस सूरत में आपको कलर का जो डिस्चार्ज होना है वो आसानी से नज़र आ जाएगा। अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन वाटर का कलर जो है रेडिश ब्राउन से, अगर कलर डिस्चार्ज होकर यहाँ कलर लेस नहीं लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, मिक्सअप नहीं करना पिछले वाले के साथ, वहाँ कलर लेस था, यहाँ प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेट वाइट कलर के बनेंगे, कलर भी बताना है और नाम भी बताना है, ये आपके SLOs में लिखा हुआ है, ट्राई ब्रोमोफिनोल फॉर्म होगा, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर से वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक। प्रोसीजर में सारी बातें आगे लिखी हुई बता भी देता हूँ। तो ये फिनोल है, ये जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई ब्रोमोफिनोल है, 2,4,6 है, ठीक है, प्लस 3HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी साथ बन जाता है। और फंक्शनल ग्रुप जो आपने आइडेंटिफाई किया वो फिनोल का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया, तो इसको ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए, चाहे तो AROH लिखते हैं या इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाएं कि बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच्ड है। प्रोसीजर मैंने लिख दी है वर्ड्स में भी कि सबसे पहले फिनोल सोल्यूशन ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ब्रोमीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करें, उसके बाद शेक करें और ऑब्जर्व द कलर ब्रोमीन वाटर एंड नोट एनी प्रेसिपिटेट्स फॉर्म। अगर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं और कलर उसका जो है वो चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिनोल प्रेजेंट है, वरना नहीं है। तो रेडिश ब्राउन ऑरेंज कलर ब्रोमीन वाटर का डिसअपेयर होगा एक, और दूसरा वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, दोनों बातें होंगी, ठीक हो गया। तो इक्वेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन आपको इसकी आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिनोल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा और साथ HBr भी बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बन जाएगा। प्रोडक्ट्स फॉर्म दोनों बता दी, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बन रहा है। और फंक्शनल ग्रुप आपने जो है वो फिनोल का जो है वो डिटेक्ट कर लिया। क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन क्या होगी, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, दोनों चीज़ें याद रखनी है। और
वाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म है उसका नाम, फार्मूला वो आपने याद रख लेना है। व्हाट हैपन्स टू द कलर ब्रोमीन, तो रेडिश ब्राउन कलर जो है उसका डिसअपियर हो जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट वाइट फॉर्म हो जाता है। बैलेंस इक्वेशन पहले ही बता चुका हूँ। और ये रिएक्शन कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या ब्रोमिनेशन का रिएक्शन होता है। ब्रोमीन डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन को HBr कंपाउंड बना रही है और साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो इथेन बना ट्राइब्रोमो फिनोल बना रही है। ठीक हो गया। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बहुत आसान है ये दोनों के, MnO4 वाला और ये कलर चेंज आपने याद रख लेना है, कंपाउंड और केमिकल इक्वेशन याद रख लेनी है एहतियातन। प्रोसीजर भी, वो प्रोसीजर मैंने क्या कहा, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में डायग्राम मैंने लगा दी है, सिर्फ डायग्राम को ही देख कर आप बता सकते हैं प्रोसीजर क्या है। ठीक, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बेरियम आइंस इन द गिवन सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 ग्रेविमेट्रिकली। तो अब इस पे चलते हैं। तो ग्रेविमेट्री या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली हमने अगर एग्जैक्ट मास फाइंड आउट करना हो किसी सब्सटेंस का किसी सोल्यूशन के अंदर, तो पहले हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्रेसिपिटेट, यानी उसमें कोई और रिएजेंट ऐड करके जिसका मास फाइंड आउट करना है उसका प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो चूंकि हमने बेरियम का मास फाइंड आउट करना है तो BaCl2 जो है ये सोल्यूशन है, यानी बेरियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है। हम बेरियम का ढूंढेंगे कोई सल्फेट, क्योंकि सल्फेट इसका जो प्रेसिपिटेट होता है, तो बेरियम को क्लोराइड से सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस प्रेसिपिटेट को ड्राई करेंगे, ड्राई करके उसका मैस करेंगे और फिर उस मैस की वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर ये है सारा, बैकग्राउंड मैंने सारा ये लिख दिया है कि इसमें होता ही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये कि जो BaCl2 है, जैसे मैंने बताया, इसको बेरियम के सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेंगे, BaCl2 के साथ H2SO4 को रिएक्ट करवा देंगे, या सोडियम का सल्फेट। तो दोनों सूरतों में बेरियम जो है वो क्लोराइड से बेरियम का सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स को फिर हम अलग कर लेंगे, फिर उसका मैस कर लेंगे। तो यहाँ अगेन चूँकि कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर के मुकाबले में, लेकिन मैंने बहरहाल सारी चीज़ें साथ साथ मेंशन कर दी हैं। तो रिएक्शन क्या है, अगर आपने H2SO4 यूज़ किया तो बेरियम का जो क्लोराइड है डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से बेरियम जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, BaSO4 और HCl बन जाएगा आपके पास। या अगर आपने सोडियम का सल्फेट यूज़ किया तो अगेन बेरियम का सल्फेट बनेगा और NaCl बन जाएगा सॉल्ट। दोनों सूरतों में ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये सॉलिड बनेगा दोनों सूरतों में। ठीक, अब इसमें अपरेटस रिक्वायर्ड क्या है, तो अपरेटस रिक्वायर्ड इसमें बीकर, फनल, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, फनल, स्टैंड, उसके बाद बर्नर, सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर है, फिल्टर पेपर है, ये अपरेटस रिक्वायर्ड है। और केमिकल्स रिक्वायर्ड ये ऊपर लिखे हुए हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 या Na2SO4 डिस्टिल्ड वाटर, ये यूज़ होंगे। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये मैंने ऊपर लिख दी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो प्रोसीजर मैंने लिख दी है। सबसे पहले आपने करनी है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आप पहले 25 cm³ बेरियम क्लोराइड लेंगे एक बीकर के अंदर और फिर उसमें H2SO4 या Na2SO4 ऐड करेंगे स्लोली और साथ साथ स्टेरिंग करते रहेंगे। स्टेर करते करते और बल्कि हीट भी करना चाहिए, इसको लिख दें, हीटिंग भी करेंगे। और प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट हो जाएगी तो जब तक प्रेसिपिटेशन कंप्लीट ना हो तब तक आपकी स्टेरिंग और हीटिंग स्लोली करते रहेंगे। और फिर कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन चेक करने के लिए और ड्रॉप्स डालेंगे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के, और मज़ीद अगर प्रेसिपिटेट ना बन रहा हो तो रोक देंगे। ये स्टेप अगर ना भी लिखे तो प्रेसिपिटेशन कंप्लीट जहाँ तक कोई बात काफ़ी है। उसके बाद उस बीकर को जिसमें प्रेसिपिटेट बन चुके होंगे उसको हीट करेंगे, ठीक है, ताकि प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाए और बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेसिपिटेशन के बन जाए। इसको डाइजेशन वैसे बोलते हैं। फिर ज़ाहिर फिल्ट्रेशन होगी तो फिल्टर करेंगे प्रेसिपिटेट को लेकिन याद रखें जो फिल्टर पेपर है उसका पहले से आपने मैस ज़रूर करना है। जिस उसके अंदर क्रूसिबल के अंदर करें या फिल्टर पेपर के ऊपर करें उसका पहले मैस कर लें, उसका मैस नोट डाउन कर लें, फिर उसके ऊपर आपने डालना है प्रेसिपिटेट, क्योंकि मैस बाद में माइनस करना होगा आपने। अच्छा जी, उसको फिर प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे और फिर उसको ड्राई करेंगे ओवन के अंदर ताकि वाटर बीच में से निकल जाए। मैस सिर्फ प्रेसिपिटेट का चाहिए हमें, पानी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको ड्राई भी कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि आपने जो वॉल्यूम BaCl2 का ओरिजिनल सोल्यूशन में यूज़ किया था वो 25 cm³ यूज़ किया एक एक्सपेरिमेंट के अंदर।
जो एम्प्टी मैंने आपको कहा था फिल्टर पेपर की क्रूसिबल आप यूज़ करेंगे, उसका मैस है क्रूसिबल, वो चाइना डिश टाइप की, ये प्लास्टिक की एक वो डिश थी होगी जिसके अंदर आपने वो प्रेसिपिटेट जो है वो डालना है, तो उसका एम्प्टी का मैस है 22.50 ग्राम्स। अब आपने उसके अंदर प्रेसिपिटेट जैसे ही ऐड किया तो दोनों का कंबाइंड मैस हो गया 23.75। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, मैस ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है, यानी पहले इधर ही बात है, मैस ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट जो है ये निकालेंगे तो कंटेनर के मैस को माइनस कर देंगे, 23.75 में से माइनस कर दें 22.50, तो ये मेरे पास मैस आ जाता है, मैस कितना आएगा, 1.25 ग्राम्स आ रहा है, 1.25 ग्राम्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो 25 cm³ BaCl2 आपने लिया था, 25 cm³, उस 25 cm³ के अंदर बेरियम के आइंस कितने हैं उनका मैस निकालना है मैंने, ठीक है। सो इन द 25 cm³ सोल्यूशन दो मैस ऑफ Ba+2 आइंस मैं ये निकाल रहा हूँ, और ये मैं कैसे निकालूंगा अब देखें ज़रा कैलकुलेशन। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोलर मैस चाहिए ऑफ BaSO4, मैसेज ऊपर गिवन है लेकिन एहतियातन याद कर लें, Ba का भी है, S का भी है, O का भी है। तो BaSO4 का जो मोलर मैस निकल रहा है ना, वो निकल रहा है तकरीबन 233 ग्राम्स पर मोल, बल्कि एग्जैक्टली तकरीबन क्यों 233 ग्राम्स पर मोल, ये मोलर मैस है। और जो मोलर मैस है बेरियम का, वो कितना है, वो पीरियोडिक टेबल में हमें 137 लिखा हुआ है सामने, बल्कि पीरियोडिक टेबल के बगैर ही, तो ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। अब आपने निकालना है मैस ऑफ बेरियम आइंस इन BaSO4। तो जो मैस गिवन है 137 बेरियम का, उसको डिवाइड करते हैं BaSO4 के साथ, और जो मैस था उस प्रेसिपिटेट का उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 के साथ, नहीं सॉरी, जो मैस था हाँ BaSO4 प्रेसिपिटेट का, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको मिल जाएगा मैस ऑफ बेरियम आइंस इन BaSO4। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिल रहा है 0.735 ग्राम्स। तो मैस ऑफ बेरियम आइंस इन 25 cm³ ऑफ द सोल्यूशन इज 0.735 ग्राम्स। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको पेपर में कहते हैं 100 cm³ के अंदर बेरियम के आयंस का कितना मैस है, 200 500 के अंदर कितना है। तो अगर ये पूछ लिया जाता, वैसे तो यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, दी अमाउंट द मैस ऑफ Ba+2 आयंस जो है वो आप फाइंड आउट कर लें इन 25 cm³ सैम्पल, तो वो हमने इधर कर लिया है। लेकिन अगर हमें ये कहा जाता है इन 100 cm³ मैस कितना है बेरियम का, तो फिर क्या करेंगे, इस मैस को आपने डिवाइड करना है जो वॉल्यूम गिवन था 25 उसके साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। यानी आपने यूनिटरी मेथड एक किस्म का किया है कि 1 cm³ में कितना मैस है और फिर 100 cm³ में कितना है। तो 1 cm³ के लिए 0.735 को 25 से डिवाइड कर देंगे और 100 के लिए फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ऐसे आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लें, पहले मोलर मैस निकाल लिया BaSO4 का, मोलर मैस ऑफ Ba पहले ही गिवन है, तो मैस ऑफ Ba+2 आइंस के लिए मोलर मैस ऑफ Ba ओवर BaSO4 और मल्टीप्लाई मैस ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट के अंदर Ba कितना है, ये Ba आइंस कितने हैं ये हमें चाहिए, बेरियम के आइंस कितने हैं। तो मैस ऑफ बेरियम आइंस इन 25 cm³ जो था तो वो 0.735 आया, तो 100 cm³ के अंदर भी कितना वो भी हमने निकाल लिया। तो ये एस्टिमेशन ऑफ द मैस भी हो गई, अपरेटस भी बता दिया, प्रोसीजर भी बता दिया, और वर्किंग भी इसकी सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया, ये एक्सपेरिमेंट आपका नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, सॉरी 5 कंप्लीट हो गया, 6 अभी है लास्ट। इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका कल पेपर में ये भी आ सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट किस लिए कह रहा हूँ, इसमें डायग्राम, इक्वेशन और कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ग्राफ बनाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, डायग्राम भी देखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में स्पेशली कह रहा हूँ।
तो हम आसान सा रिएक्शन कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप डाइल्यूट एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो CO2 गैस रिलीज़ होती है। कार्बोनेट से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और गैस CO2 रिलीज़ होती है। तो अब इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज़ होगी उसको हम कलेक्ट करेंगे और टाइम नोट करेंगे, यानी टाइम फॉर एवरी टाइम इंटरवल से 1 मिनट या 30 सेकंड के बाद देखेंगे वॉल्यूम कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम वर्सेस टाइम का फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड में जाकर। तो रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट CaCl2 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब डायग्राम देख लें, ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए आपको ये, और लेबलिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए आसान सा एक कोनिकल फ्लैश नीचे ले लें, बीच में रिएक्टेंट्स हैं, डिलीवरी ट्यूब है ऊपर, ये वाली डिलीवरी ट्यूब है, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, सिरिंज, और सिरिंज हाथ में पकड़ लें या स्टैंड के साथ लगा दें, और स्टॉप वॉच। तो ये पीस ऑफ अपरेटस है, ये इक्विपमेंट है जो आपको चाहिए होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। नीचे अपरेटस पूछा जाएगा तो वहाँ ये चीज़ें लिख लेंगे, एक ये कॉनिकल फ्लास्क लिख लें, डिलीवरी ट्यूब लिख लें, सिरिंज लिख लें, स्टैंड लिख लें और स्टॉप वॉच लिख लें। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऊपर बता चुका हूँ। प्रोसीजर क्या है कि आपने एक डिलीवरी ट्यूब को फिट करना है थ्रू अ रबर बंज या कॉक, रबर कॉक ले लें, उसके बीच में से डिलीवरी ट्यूब पास करें और उसको सील कर दें ताकि गैस लीक ना हो, रिलीज़ ना हो। और फिर वो जो डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड है उसके साथ आप यू अटैच अ सिरिंज। ठीक है, एंड देन यू कैन एक्चुअली माउंट द सिरिंज इन एन आयरन स्टैंड। ठीक, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे, यानी HCl इसके अंदर ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा, गैस रिलीज़ होगी और आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे और कुछ टाइम के बाद जब वो, यानी टाइम इंटरवल फिक्स कर लेंगे 30 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद, आप वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि इसकी डायग्राम, इसकी इक्वेशन और आगे कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो अब एक स्टूडेंट कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा सी आफ्टर से 20 सेकंड्स, तो 20 फिर 40 60 80 सेकंड्स के बाद उसने वॉल्यूम जो है वो देखना शुरू किया। अब यहाँ गौर करें, पहले 20 सेकंड में 25 cm³ ऑफ गैस जो है वो कलेक्ट हुई, अगले 20 सेकंड में 45 माइनस 25 करें तो 20 cm³ गैस कलेक्ट हुई, यानी गैस कम कलेक्ट हुई है, उसके बाद और कम। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है, बाद में रिएक्शन वो स्लो डाउन होता जाता है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगा ताकि ग्राफ में भी ऐसी ही शेप बने। अगर रिएक्शन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ में जो शेप बनेगी ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बननी चाहिए। अगर रिएक्शन तेज़ होगा तो ग्राफ में शेप जो है वो ऐसे बननी चाहिए। चूँकि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अभी आगे बना के दिखाते हैं। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल सेलेक्ट करेंगे ज़रा, और स्केल हम जो है वो अपनी वैल्यूज़ को देख के ज़रा सेलेक्ट करते होते हैं। ये वाला ग्राफ पेपर काफ़ी होगा, ये नीचे वाले में ड्रॉ करें। चलें यार, वैल्यूज़ हैं इसकी 20 25, चलें मैं नीचे टेबल कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वैल्यूज़ हैं मेरे पास वॉल्यूम की, टाइम की तो वही 20 40 60 हैं, तो 20 है, उसके बाद 40 है। तो टाइम के एक्सेस पे बहुत आसान है स्केल, टाइम के ऊपर स्केल आसान है। आप 5 बॉक्सेस को इक्वल टू 20 कह लें या 2 बॉक्सेस को इक्वल टू 20 कह लें, वो वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो मैं 2 बॉक्सेस को इक्वल टू 20 कह लेता हूँ। यहाँ 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 80 हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ 120, यहाँ 140 और यहाँ 160। बड़ी भी कर सकता हूँ, 3 बॉक्सेस को भी कह सकता हूँ, थोड़ा स्केल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आपकी 25 से 88 तक जा रही हैं। तो आप इसको 10 ले लें, तो 10 20 30 इस तरह कर लें। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे कर लें। ठीक है, अगर ग्राफ बड़ा है तो एक बॉक्स को 5 भी कह सकते हैं, ज़रा ज़्यादा बेहतर वैल्यू शो करने के लिए। वो डिपेंड करता है आपके पास ग्राफ पेपर वहाँ पे कैसा आता है। चले मैं एक को 5 कर लेता हूँ, तो 2 बॉक्सेस इक्वल टू 10 कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 आ जाता है, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 60, यहाँ 70 और इससे ऊपर ज़रा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 20 के ऊपर 25 है, तो ये 20 है और 25 जो है ये 20 और 30 के दरमियान में यहाँ पे ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। इधर 40 पे 45, तो ये मेरा 40 है
40 पे 45 यहाँ आएगा कहीं ये। उसके बाद 60 पे 60 आ गया, ये 60 है और इसको 60 के साथ मिलाऊँ तो ये आ जाता है मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट है 80 पे 70, ये दिस इज़ 80, इसको मैं यहाँ से 70 के साथ मिलाता हूँ ऐसे। फिर 78, 100 पे 78, तो 78 कहाँ आएगा, ये 100, यहाँ पे 100 है, ये वाली लाइन 100 की, और 100 पे 78 देखते हैं तो ये 70 है, यहाँ पे आपका आएगा 80, तो 80 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो 80 से थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 83 आ जाएगा, तो 83, ये 80 और 80 से थोड़ा सा ऊपर 83 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है आई थिंक 86 और फिर 88, तो यहाँ आएगा 86 और उसके बाद आएगा 88, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी जो एक्स एक्सिस की स्केल है वो थोड़ी सी अगर वाइड हो जाती तो ज़्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन चलें बहरहाल। तो मेरी ये कर्व जो बनेगी कुछ इस किस्म की बनेगी ऐसे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कर्व होगी टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो ये कर्व टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस यहाँ पर हो रही है ऐसे। अब इस पे कर्व बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ से अब कर्व से पता क्या चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है और बाद में वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता चला जाता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना था यहाँ पर, फ्रॉम द ग्राफ डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स, एग्जैक्टली 40 सेकेंड्स पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो 40 सेकेंड्स यहाँ पर है, एट 40 सेकेंड्स आप ऊपर जाएंगे और ये वाला आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। जिस जगह पे आपको कहा गया है रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे आपने ड्रॉ करना है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती है। थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा करता हूँ बना के, इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा, ऐसे या ऑलमोस्ट कोई ऐसे बनेगी टेंजेंट, ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब इस टेंजेंट को जो मैंने ड्रॉ किया है इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो। तो मैं ये एक पॉइंट चूज़ करता हूँ, ये वाला, और एक कोई यहाँ नीचे आके कोई पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। ये दो पॉइंट्स मैंने चूज़ किए, ठीक है। एक ये पॉइंट है, इसको मैं ए कह देता हूँ, नीचे वाले को ऊपर वाले को मैं बी कह देता हूँ। जो पॉइंट ए है इस पर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखें। एक्स का कोऑर्डिनेट अगर मैं नीचे एक्स एक्सिस पे जाके देखूँ तो एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पे, ये 30 बनता है, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट है 30 और वाई का कोऑर्डिनेट है 40, तो 30 40 ये कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट बी पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, तो पॉइंट बी पे नीचे मैं एक्स एक्सिस पे देखूँ क्या वैल्यू आ रही है। पॉइंट बी पे मैं देखूँ यहाँ से ये नीचे वैल्यू आ रही है ये वाली 70, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 70 और वाई कोऑर्डिनेट भी है उसका 70। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यूज़, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ जो y की वैल्यू है, b पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो है 70 माइनस जो इधर y की वैल्यू है यानी 40, तो 70 में से 40 माइनस किया ओवर x2 ये वाला है जो इस पे x की वैल्यू है ये भी 70, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये x1 हो गया यानी 30। 70 माइनस 30 कर दिया, 70 माइनस 40 किया 30 आया, 70 माइनस 30 किया तो 40 आया, 30 ओवर 40 किया यानी 3 ओवर 4, यानी ये कोई 0.74 समथिंग ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है एट दिस वेरी पॉइंट जहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो वैसे ये कर्व जैसे मैंने कहा ये वाली स्केल थोड़ी सी मुझे ना एक्सपेंड करनी चाहिए थी। इस स्केल को मुझे ऐसे रखना चाहिए था, जो दो बॉक्सेस हैं इक्वल टू 10 होने चाहिए, तो 20 मेरा इधर आए, उसके बाद यहाँ पे 30 आए तो 30 यहाँ पे आए तो यहाँ पे 40 आए, तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसे करके ऐसे होगा, ज़रा बेहतर बन जाएगा। उधर फिर टेंजेंट भी बेहतर बनेगा और फिर ज़ाहिर है वो वैल्यू जो है रेट ऑफ रिएक्शन की ठीक आएगी। लेकिन जिस पॉइंट पे कहा गया आपको, यानी चलें फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऐसा ग्राफ बन जाता है जैसे ये मैंने बना दिया, तो जिस पॉइंट पे मुझे कहा गया कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसे एक स्केल रख के ऐसे एक लाइन लगानी है जो कि ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, वो टेंजेंट होता है, ठीक है। मैथ्स जो लोग पढ़ते हैं आप लोगों को पता ही है। वो जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की आपने फाइंड आउट करनी है स्लोप,
तो ये जो लाइन अभी मैंने येलो कलर से ड्रॉ की है, इसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स ले लें और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये फार्मूला लगा दो जो मैंने बताया। तो यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वही आपका जो स्लोप आ जाएगी वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। दैट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता चला जाता है, ये भी आप बता सकते हैं कि ग्राफ जो है वो स्लोप टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है एज द टाइम पासेस बाय। ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट था, ये भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इस वीडियो में माइनर के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कोशिश की है कि वो सारे कवर कर लें। अच्छा, अब इसके बाद जो मेजर वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें सॉल्ट एनालिसिस में जो मैंने स्टार्ट में बताया था थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सॉल्ट एनालिसिस में जो चीज़ें 1-2 और वेट टेस्ट ऐड करने हैं वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, उस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन अगर आपने डिटेल से वो वीडियो जो है वो देखनी है तो ये आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्ट एनालिसिस वाले एक्सपेरिमेंट की वीडियो आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पिछले साल भी एक सॉल्ट एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, तो आपके सामने स्क्रीन पे वो वाली वीडियो भी आ रही है, वहाँ पे ये सारे वेट टेस्ट इंक्लूड हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप मेजर एक्सपेरिमेंट्स की जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं और मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।